फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हमारी क्लास नंबर 3 है। यानी कि हमने 2 क्लास देख लिया और 2 क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन के साथ साथ समझते जा रहे हैं हम। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो अलग चीज़ है। जैसे नेक्स्ट अगर हम लेके चले क्लास में, जैसे हम पढ़ाते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। पहला सिलेबस में आपको पता ही है कि क्या है, विकास और वृद्धि है। वृद्धि इस तरह से लेके चलते चलते हैं तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह का आएगा। सीटेट में ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब ही यही है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चले। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात ये, अगर आप इस तरह से पैटर्न को समझते समझते क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि आपका क्वेश्चन किस तरह का देखने के लिए मिल रहा है तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ये चीज़ का ध्यान रखें। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है आपसे, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर को करके देख लीजिए। अगर आप कर रहे हैं और उसमें आपके 140 से 145 नंबर तक आ रहे हैं तब आप सीटेट के लिए ये सोचिए कि तब मेरे कहीं 90 नंबर आएंगे। क्यों आएंगे? उसका कारण ये है, जो आप चीज़ मतलब आपके सामने चीज़ है और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में देनी है। मतलब ये पेपर जो इतिहास लेके यहाँ तक के पेपर हैं उसमें भी वही चीज़ है और जो आप सीटेट का नया पेपर देंगे उसमें भी वही चीज़ है। अगर आपके सामने चीज़ पड़ी है और उसे देखकर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जब आप प्रदर्शन करेंगे देखिए तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और ना भी आए एक भी क्वेश्चन पर जो आपकी स्किल होगी यानी कि आपका टाइम होगा उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आगे आज का क्लास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत। यानी कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत आपको पता होगा, 1 कारक 2 कारक, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो बुद्धि के 2 कारक क्या है? सभी प्रकार के मानसिक कार्य में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पृथक यानी प्रथम में सामान्य योग्यता और दूसरे में विशिष्ट मानसिक योग्यता। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं हम। इस कॉन्सेप्ट में आपको पता ही है कि बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत क्या है, उसमें क्या क्या है। पहला तो मानसिक कार्य करने में 2 योग्यता, यानी कि मानसिक प्रथम में क्या कहा है उसने? प्रथम में सामान्य मानसिक योजना, यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, या फिर सिद्धांत, सीधे सीधे मानसिक सिद्धांत कह लीजिए, योग्यता कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। जैसे दूसरा आता है यानी कि सेकंड आता है हमारा, सेकंड में आता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। अब इसको आप इस तरह समझिए, देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। प्रथम में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको काम दे दिया जाए कि यहाँ से आप किसी जगह जाइए, यानी कि एक्स जगह से और वाई जगह आपको जाना है। तो एक्स जगह से वाई जगह, पहला स्टेप में आपको ये पता है कि एक्स जगह से वाई जगह किस तरह जाया जाएगा और आपको किसी ने बता भी दिया, यानी कि सामान्य नियम से आप चले गए। ठीक है, फिर आता है एक्स जगह से वाई जगह जाने के लिए सीधा रास्ते की जगह ऐसे घुमा फिरा के आपको पहुंचना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें विशिष्ट मानसिक आप योग्यता, यानी कि एक तरह से विशिष्ट चीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि एफर्ट डालेंगे कि यहाँ से मैं पहले वहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जब घूमूंगा तो फिर तब मैं पहुँचूँगा। तो आपने मानसिक स्तर का विशिष्ट रूप से एक योग्यता के रूप में कार्य करा है। यानी कि सामान्य तौर पर जब अपनी मानसिक योग्यता का काम अपना योग्यता का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो वो सामान्य होता है, यानी कि सीधे सीधे सामान्य तौर पर हम जब कार्य करते हैं। जब किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं तो
उसमें विशिष्ट मानसिक योग्यता का यूज होता है और वो एफर्ट डालने वाला काम होता है। सामान्य में सामान्य तौर पर हम काम कर देंगे, यानी कि सीधे सीधे आप खाने पे लेके चलते हैं, खाने की चीज़ को लेके चलते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ में सामान्य तौर पे बना दें, यानी कि आलू है, ठीक है, या फिर एक रोटी है, उसे हम सामान्य तौर पे बनाएं तो वो सामान्य बनेगी। और उसी रोटी को हम लच्छा पराठा या किसी भी तौर पर बना दें तो वो विशिष्ट रूप से बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है सामान्य और विशिष्ट प्रकार की मानसिक योग्यता में। जो सामान्य मतलब नॉर्मल काम करेगा तो वो सामान्य, विशिष्ट तौर पे काम करेगा तो विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खाने से रिलेटेड ले लो, नॉर्मल डे लाइफ से ले लो, जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। ठीक है, पहला यहाँ खत्म हो गया। तोड़, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए। जैसे इस तरह के 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को तोड़ के जरूर पढ़िए, चाहे एक कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आपको लंबे लंबे क्वेश्चनों की पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और लंबे लंबे क्वेश्चन को पढ़ना है तोड़कर। डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपनाएं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल से आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे सीटेट में। यहाँ से क्वेश्चन को आधा तोड़ा, फिर आधा तोड़ा, इस तरह से पढ़िए। यानी कि जब आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी, और आप लगातार पढ़ जाएंगे। बड़े 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 जो भी चीज़ें इस तरह से नहीं पढ़ी जाती एजुकेशन की लाइन में या फिर सीटेट की लाइन में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन गणित के रूप में करें। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। ठीक है, ये आपको व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान पूरे सीटेट में ऑल ओवर मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए, एक कक्षा है, चलिए आप कक्षा में पहुंच गए, कक्षा में पहुंचे, अगर जिस यहाँ भी प्रैक्टिकल दिया होगा, बहुत सारे बच्चे जब हम प्रैक्टिकल दे रहे थे उन्हें यही नहीं पता था कि कक्षा में खड़ा किस तरह होना है, ब्लैक बोर्ड को यूज़ किस तरह करना है। तो इस चीज़ का आप, अगर आपने प्रैक्टिकल दिया है और आप रेगुलर पढ़े हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कैसे खड़ा होना है, किस तरह से पढ़ाना है। अगर आपने वो चीज़ क्लियर कर ली तो आप व्यक्तिगत भिन्नता को भी जानते होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ही यही है कि एक बच्चा अपने आप में भिन्न होता है। यानी कि 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अलग अलग होंगे, भले ही वो एक ही एज ग्रुप के हों। कोई अलग परिवार से आ रहा है, कोई अलग परिवार से आ रहा है, कोई अलग जाति से है, कोई अलग धर्म से है, तो ये सारी चीज़ें भी व्यक्तिगत भिन्नता में काम आती हैं। वातावरण, परिवेश, उसका आस पड़ोस, व्यक्तिगत भिन्नता बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करती है। तो इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता इम्पोर्टेंट है किसी भी बालक के लिए। अब जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो देखिए। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि आप की क्लास में सारे बच्चे हैं, यानी कि सीधे सीधे हम 40 बच्चे मान के चलते हैं। 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे के अलग अलग, पहली बात तो 40 बच्चों का दिमाग अलग होगा। भले ही वो हम मान के चलते हैं 10 साल के बच्चे हैं, 10 एज के बच्चे हैं, यानी कि 10 साल के बच्चे, सबका दिमाग अलग होगा, सबका सोचने का तरीका अलग होगा, सबका बैठने का तरीका अलग होगा, सबका क्या नाम लिखने का तरीका अलग होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता का होना चाहिए। अब व्यक्तिगत भिन्नता आ गई, ठीक है, और टीचर जब व्यक्तिगत भिन्नता की क्लास में जाता है तो टीचर को व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपको 40 बच्चों को 40 तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप क्लास को सूटेबल तरीके से चला सकते हैं, क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं, क्लास को अच्छे एक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान नहीं है तो आप चाहे टीचर को कुछ भी कह लीजिए, आपको 100% भी ज्ञान हो या आपसे अपने सब्जेक्ट का, तो आप फेल हैं। अगर मान लीजिए आप मैथ में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, और आपको व्यक्तिगत भिन्नता का नहीं पता, तो आप बच्चों को पीटेंगे। साफ बात यह है, अगर व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान है तो
बच्चे हल्ला मचा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पता है किस तरह से क्लास को मुझे शांत कराना है, किस तरह से अपनी टीचिंग को इफेक्टिवनेस करना है, किस तरह से बच्चों से आंसर निकलवाने हैं और किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करना है या अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद टीचर को जो मिलती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता भले ही छोटी चीज़ हो पर देखने में बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अतः महत्वपूर्ण है, इसमें अध्ययन किया जाता है तो कक्षा की गतिक व्यवहार की समस्याओं का, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान में, यानी क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो वो शिक्षा जो कक्षा की गतिविधि व्यवहार का समस्या होती है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी उपयोगी है, तो वो है पिछड़े शिक्षार्थियों को, यानी कि पिछड़े शिक्षार्थियों की बात की गई है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहली बात तो आपको ये पता है, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर की, यानी कि प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है, और हस्तशिल्प की शिक्षा, यानी कि हस्तशिल्प की शिक्षा, और यहाँ पे आ रहा सामान्य, पिछड़े बालक, मन बुद्धि बालक और प्रतिभा। प्रतिभा बालक को कुछ नहीं देने की जरूरत है क्योंकि प्रतिभा बालक पे टीचर फोकस करता है, पर इतना नहीं। देखिए 3 तरह के बच्चे होते हैं, नॉर्मल, हाई और लो। अब जब टीचर पढ़ाता है तो वो तीनों के हिसाब से ही पढ़ाता है, ये नहीं कि हाई हाई वालों को जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर दे, नॉर्मल वालों को भी नहीं, और जो लो है बिल्कुल उसे भी नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाता है। अब आते हैं क्वेश्चन की बात, पिछड़े शिक्षार्थियों को क्यों दी जाती है। देखिए पिछड़े शिक्षार्थियों को इसलिए दी जाती है कि जिससे वो स्तर 3 से ले की जगह स्तर 2 में अपना को जोड़ सकें, यानी कि सबसे नीचे वाले स्तर से सामान्य बच्चों के साथ जुड़ सकें, इसलिए हस्तकला की शिक्षा देना उपयोगी माना जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में निहित है, तो समावेशी शिक्षा में सामान्यकरण निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। समावेशी शिक्षा हमने कल भी पढ़ा था, यानी कि समावेशी शिक्षा आपको बताना है क्या है समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी जो शिक्षा होती है उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और समावेशी शिक्षा में आपको मैंने बताया ही था कि क्या फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला लगा के, अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो सामान्यकरण की चीज़ें आपको समझ में। देखिए सामान्यकरण का मतलब सीधे सीधे समावेशी शिक्षा से ही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था तथा 6 चरण की अवधारणा प्रस्तुत की है, तो वो है कोलरबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था और 6 चरण, ये क्वेश्चन जैसे इस तरह क्वेश्चन है, ये आपको बस यहाँ से यहाँ तक उठाना है और आगे लिख देना है इसके कोलरबर्ग। कुछ नहीं करना, पेन पेपर लेके बैठिए और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हों, मैं तो ये कहूँगा 2011 से लेके 22 तक के जितने भी क्वेश्चन 2 दिन में, आप अगर 2 दिन में भी लिख देते हैं, वैसे 2 दिन का काम नहीं, 1 दिन में अगर अच्छा स्टूडेंट है तो 1 दिन में सारे इस तरह क्वेश्चन उठाओ, बस पढ़ो। कुछ नहीं करना आपको, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन पढ़ने, या फिर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पढ़ो, उठाओ, जो भी इस तरह क्वेश्चन मिले सारे लिख दो। मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे लिख दो। फिर आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे और उस नोट्स को पढ़ लो, कहीं से बाहर पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, कि कोलरबर्ग की नैतिक वृद्धि के 3 सिद्धांत है, तो यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपके पापा का नाम XYZ है तो XYZ रहेगा, ये नहीं कि YZX हो जाएगा।
तो यही सिद्धांत का रूल है कि अगर कोलर वर्ग के नैतिक 3 अवस्थाएं हैं तो 3 अवस्था ही रहेंगी, ये नहीं कि 4 हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ लिख के रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षण की शिक्षक शिक देखिए क्या था, शिक्षक शिक्षिका की शिक्षक बच्चों के शिक्षक अभिभावक की डैश सफलता व आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। यानी कि इसमें आ जाएगा आपका सहभागिता। देखिए सहभागिता क्यों है, आपको मैंने बताया था टीचर जो होता है वो बच्चे का भगवान होता है, यानी कि गॉड लाइक ए गॉड। क्यों होता है, जैसे आपकी मदर होती है यानी कि मॉम होती है, सीधे सीधे मान के चले, यानी मम्मी होती है, तो वो आपके लिए जब आप पैदा होते हैं तब से आपके लिए सारे काम करते हैं। ऐसे ही फिर आता है रोल माता पिता के बाद आता है, इधर आता है टीचर का, तो वह भी इस तरह का काम करते हैं, आपको ऊपर उठाने का काम करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। तो वही काम जो होता है टीचर का होता है। स्कूल में जब चले जाते हैं तो स्कूल में टीचर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्व आकलन प्रतिपुष्ट के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों को ऐसा अनुभव दे जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं, यानी कि विकास को करने में उसका सहायता करें। देखिए स्व आकलन यानी कि स्व आकलन या स्व मूल्यांकन वाली बात जब आए तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्व आकलन स्वयं मूल्यांकन ये 2-3 शब्द हैं जो स्वयं से जुड़े। सेल्फ स्टडी, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ मेजरमेंट, ये चीज़ें आज जब आपको आती है तो विद्यार्थियों को अनुभव दे कि उसके संज्ञानात्मक गुणों का विकास हो जाता है। यानी कि विद्यार्थियों के ऐसे अनुभव दे जो उनके संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, आपको ऊपर मैंने जब पढ़ा रहा था मैं संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपको बताया था। संज्ञानात्मक विकास और नैतिक और चारित्रिक विकास, देखिए नैतिक और चारित्रिक विकास एक है, क्योंकि नैतिक विकास जब होगा तो फिर चारित्रिक विकास में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आते संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक विकास में जब चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को भी डेवलप किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है तो वो होती है सतत रूप, यानी कि कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट औपचारिक और अनौपचारिक यानी कि एक तरह से जो सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है उसे अंत्यक्रिया जब शुरू हो जाती है, अंत्यक्रिया जब यहाँ पे अंत्यक्रिया आ जाएगी तो इस चीज़ का ध्यान करना, जुड़ते हुए एक तरह से जुड़ते हुए दोनों को जोड़ के अंत्यक्रिया होती है। तो उस टाइम में क्या होगी सीखने की प्रक्रिया, तो सतत रूप चलता चल जाएगा, यानी कंटिन्यूसली प्रक्रिया चलती चल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। विकास के शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है तो वह निरीक्षण से किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको पता ही है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी आपको सीक्वेंस में याद करनी होगी और एक दिन उसको मैं आपको बता दूंगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो भी एक चीज, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ इसी अवस्थाओं से कि तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, या फिर लिटिल साइंटिस्ट की किसे कौन सी अवस्था के बच्चे को कहा जाता है। 2 क्वेश्चन बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए ये जो क्वेश्चन इस तरह के हैं, आपको सीधे सीधे ये लिखना है प्रतिपादन, और फिर 15 जो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिपादन किया था किसने किया था। ये जो चीज़ें हैं जब आपको अभी हमने ऊपर किसका पढ़ा, कोलर वर्ग का,
फिर नीचे जब पढ़ेंगे हम किसका पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बंडूरा और वाटसन। तो इन सारी चीज़ें जैसे प्याजे है, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए किस किस चीज़ से, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको दोबारा कि इससे बस आपको यहाँ से ये उठाना है और लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले हम लगाएंगे लाइन अंडरलाइन, असत्य है। तो वो है, किसी बच्चे के वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के और के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? अब आपका जब यहाँ नहीं आ गया तो गलत हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब आपको मैं बताता हूँ वृद्धि और विकास की बात। सबसे पहला ही टॉपिक है के सी टेट का, वृद्धि और विकास। यानी कि वृद्धि और विकास की जब भी अवधारणा आए तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि वृद्धि और विकास व्यक्ति का पूरा आपको पूरा चिट्ठा खोल के दे देगी। यानी कि एक तरह से आपको उसके बच्चे की जन्म पत्री बना के दे देगी वृद्धि और विकास। भले ही वृद्धि और विकास से हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का नहीं बता सकते हम। क्योंकि देखिए आज बच्चा एक्स है, ठीक है, और उसकी एबिलिटी 50% है, यानी कि वो 50% है। तो आगे जब जाएंगे, यानी कि 5 साल बाद उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो 90% पे पहुंच गया। तो इस चीज़ के लिए वो अलग चीज़ होती है। और बात आती है यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि आप भी टीचर हैं, आपको किसी स्टूडेंट की पोर्टफोलियो सॉरी केस स्टडी दी जाए और केस स्टडी आपको पढ़नी आती है और केस स्टडी आप पढ़ के ये बता सकते हैं कि बच्चे में इस तरह की कमी है और इस तरह से दूर करी जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं कि भविष्यवाणी की जा सकती है, पर पूरी लाइफ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंज होते हैं। यानी कि उसके स्तर, उसका वातावरण, उसका परिवेश, बहुत से आपने देखा होगा कि बच्चे इस तरह के होते हैं कि आज वो बिल्कुल 50% बिलो एवरेज है और आगे जाके इतने अच्छा उन्होंने करा कि उनका जो टीचर होते हैं, यानी उनके जो टीचर होते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप उस पर पहुंच गए। तो क्यों होता है वो? क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका वातावरण है, उनका परिवेश है, चेंज हुआ। और चेंज हुआ कि वृद्धि और विकास में परिवर्तन हुआ। वृद्धि और विकास में परिवर्तन हुआ तो एक आपको परिवर्तन देखने के लिए मिला और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में चेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। नहीं है फिर अंडरलाइन लगा लेंगे हम। नहीं है तो वो है क्या? नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटिंग करना। देखिए आपको कार्य को शीघ्र करना होता है, क्योंकि यानी कि कार्य को शीघ्र करना होगा, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन होगा, सफल के अनुभव। तो ये सारी चीज़ जो है डेटिंग करना नहीं होगा, यानी कि नहीं पूछा था। तो ये 3 आपको ये भी देखना है कि और सारे इंक्लूसिव है, यानी कि इसमें जुड़े हुए हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहलाती है, तो वो कहलाती है बाल्यावस्था। ठीक है, जो होती है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब ये देखिए प्रौढ़ अवस्था जो होती है उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए अब ये चलिए प्रतिद्वंदात्मक ये भी पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रतिद्वंदात्मक यानी कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। देखिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण क्या है ये देखते हैं। देखिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की एक तरह से सीधे सीधे पहली बात ये है कि जिस बात को लेके चल रहे हैं, यानी कि ये जो बात है प्रतिद्वंदात्मक की जो बात है, ये किसने कही है? आपको यही पता होना चाहिए। ये है किल पैट्रिक, यानी कि
किलपैट्रिक ने कही है। यानी कि ये वाली जो किलपैट्रिक वाली बात, यानी कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आती है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण सीधे सीधे लेके चलिए, इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपने आप में ही रहता है और वो किसी की सुनता नहीं, कठोर अवस्था में रहता है, किसी को उसको समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि सामाजिकरण के इस अवस्था में ही वो रहता है। इसलिए प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवधारणा दी है, और ये सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? किलपैट्रिक ने दी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निचली कक्षा में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, यानी बच्चे की जो खेल के विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाएं में उसे अपने खिलौने को दूसरे के साथ बांट कर खेलते हैं, यानी कि एक तरह से एक दूसरे से सहयोग की भावना आते हैं। तो इस में बच्चे के सामाजिकरण की किस प्रकार की विकास हो रहा है? तो बच्चे का एक और दूसरे का सहयोग की भावना विकसित हो रही है। देखिए मैं कह रहा था ना, सहयोग की भावना। तो देखिए इस अवधारणा को भी समझ लें। नीचे वाली कक्षा की बात आती है, यानी कि जब आप घर से यानी कि होम से लेकर स्कूल में जाएंगे, तो स्कूल में आपको सबसे पहले ये होगा कि स्कूल में जाते ही आपको एक ही जैसे बच्चे मिलेंगे, यानी कि एज ग्रुप के आप एक जैसे बच्चे मिलेंगे। तो और अलग 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 सभी जगह से आएंगे। पहले डे 1 में बच्चे को बहुत कम बात करते हैं और वो रोते रहते हैं, ये आपने देखा होगा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाना है, इसलिए उनकी छुट्टी भी जल्दी होती है। तो जब आप देखेंगे कि सभी बच्चे एज ग्रुप एक है, विभिन्न उत्साह है, तो जब फर्स्ट डे होता है तो फर्स्ट डे में कुछ नहीं होता, यानी कि बच्चा थोड़ा सी बात करना सीखता है। जब नेक्स्ट डे होता है, फिर चलते 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 फिर वो जब एक डेस्क पे बैठते हैं, वो अपने खाने को सही जोड़ने सीखते हैं। अगर पहला बच्चा यानी ए बच्चा और बी बच्चे एक सीट पे बैठे हैं और ए बच्चे के पास रबड़ नहीं, तो वो दौड़े कि रबड़, मेरी रबड़ ले ले। फिर दोनों मित्रता होती है, मित्रता से फिर सहयोग की भावना आती है, सहयोग से एकता की भावना आती है। तो इस तरह से बच्चे में एवोल्यूशन होता है। और फिर यहाँ पर खेल की बात, अगर आप देखिए घर में, चलिए आप स्कूल की बात भी छोड़ दीजिए, हम स्कूल की कक्षा की बात ही नहीं कर रहे। आप जब बच्चे लेके चलिए, कोई लड़की है या लड़का है, दोनों एक एज ग्रुप के हैं, तो वो ये सोचेंगे कि हम एक साथ खेलें, वो उसके खिलौने से खेलेगा और जो दूसरा बच्चा होगा, ए बच्चा अपने खिलौने बी बच्चे को भी दे देगा, क्योंकि वो उसके खिलौने भी यूज़ कर रहा है, यानी कि सहयोग की भावना इस टाइम विकसित होती है। और सामाजिकरण का ये जो अवस्था है, ये प्रथम अवस्था के तौर पर चलती रहती है कि सहयोग की भावना हो जाएगी, एकता की भावना आ जाएगी। इसलिए बच्चे सहयोग से, अगर आप उससे मांग के देख ले, उससे बड़ा कोई मांग के देख ले कि मुझे खिलौने दिखा दे, तो वो नहीं देगा। पर जो छोटा एज ग्रुप में रहेंगे, एक ही एज ग्रुप का बच्चा होगा, तो वो दोनों एक दूसरे से खिलौने शेयर करके खेल लेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी कक्षा में बांट कर खेलने वाली बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें भेद करने लगता है? तो वो होगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए लिख लेना। चलिए फिर आता है, फिर ये क्वेश्चन साइंटिस्टों से यानी साइकोलॉजिस्ट से है। पियाजे की किस अवस्था में बच्चे के विचार में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं समितिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये बस आप रट लीजिए या फिर एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि सी टेट में जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा इस तरह का। साइकोलॉजी से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको। चीज़ों को सीखने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर है, सामाजिकरण हो गया, किस तरह का बच्चा का परिवेश होगा, किस तरह का वातावरण में होगा, और यही आपको चीज़ें आपको मिलेंगी टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर जोर दिया। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? यानी कि नहीं पूछा है, नहीं है। अब विशेषता मैंने आपको सारी बता दी, तो नहीं है तो इसमें केवल आ जाएगा, केवल तथ्यों ज्ञान को अवगत कराने की बात कही गई है, यानी कि तथ्य और ज्ञान को अवगत कराने वाली बात
जहाँ आ जाए वहाँ पर आपको ब्रेक लगा देना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि वह 18 वर्ष की जो कार्य है वो कर देता है, यानी कि उसके IQ निकालना है। तो IQ का फॉर्मूला आपको पता ही है सबको। IQ का फॉर्मूला क्या है? तो IQ का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि मानसिक आयु, यानी कि मानसिक आयु बटे उसकी वास्तविक आयु, यानी कि वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि 18/15 इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 120, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 120। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? या तो आप सीधे सीधे काट लीजिए। देखिए ये क्या आंसर लग गया, गलत लग गया आंसर। देखिए ये होगा इसका आंसर। देखिए सीधे सीधे हम काट के चलेंगे इसे। ये 6 आ जाएगा, 3 6 और 3 पंजे 15 यहाँ आ गया। तो इसमें अगर सीधे सीधे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लेके चल रहा हूँ मैं, ये करें तो ये आ गया। अब इसके बाद आता है 120, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 120। ऊपर मानसिक आयु आएगी, यानी कि जिस मानसिक आयु में काम कर रहा है, अगर वो 18 की जगह यहाँ पर 15 हो और उसकी वास्तविक आयु हो 18, तो इस तरह से उल्टा सॉल्व होगा ये इंटू 100। तो ये सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोबारा सुन लीजिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी मानसिक आयु उसमें कितनी है 18, उसकी वास्तविक आयु कितनी है 15। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से किस कथन में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। उपयुक्त सभी कथनों में बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का महत्व पता चलता है। अब उपयुक्त कह दिया तो उपयुक्त में हमें पता भी होना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ है। मार्गदर्शन एवं बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, यानी व्यावसायिक मार्गदर्शन और बुद्धि परीक्षण के होते हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र के सही उन्नति के मार्ग को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए जी। अनुसंधान के विभिन्न घटनाओं का चयन करना होता है और बुद्धि के आधार पर ताकत क्रम से उसमें, तो ये नहीं कि ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इनका अर्थ क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहले बात आती है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका होती है, यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन किसी भी, चलिए इसे व्यावसायिक को छोड़ दीजिए, मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण एक तरह से मार्ग व्यक्ति के या बालक के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका अदा करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति का मार्गदर्शन। अब बुद्धि परीक्षण क्यों हो जाता है भाई? बुद्धि परीक्षण जान लोगे, टीचर बुद्धि परीक्षण करता है, बुद्धि परीक्षण से जान लेता है कि मुझे इतना, मेरा बच्चा 50% का काम कर रहा है, यानी कि मेरा बच्चा 50% का काम कर रहा है, उसकी एबिलिटी उसे मुझे बढ़ानी है, 70 तक लेके जानी है, 70 या 80 तक लेके जानी है, तो वो बुद्धि परीक्षण करेगा तभी तो वो जानेगा। यानी कि ये एक बुद्धि परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी चीज़ें के लिए। यानी कि अगर आप बड़े भी हो, अगर आप बड़े हो और आपका बुद्धि परीक्षण करें, तभी तो आपका बुद्धि परीक्षण से हम जान पाएंगे कि आप किस एबिलिटी तक, अगर 50% है तो किस तरह से आपके बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमें एबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? तो सचेत रहना चाहिए, देखिए, शिक्षक और शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र को छात्र के सीखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके का प्रयोग करना चाहिए। देखिए इसे इतने लंबे चीज़ को छोड़ दीजिए, अब ये चीज़ समझिए। देखिए यहाँ आती है आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए। अब उपयोगी और रोचक बनाने के लिए आप एज ए टीचर क्या करोगे, ये चीज़ सोच लीजिए बस। यानी कि प्रक्रिया और रोचक बनाने के लिए क्लासरूम में है, यानी कि टीचर हो आप, और क्लासरूम में हो, यानी क्लासरूम में
आप हो तो क्या करोगे? बच्चा बोर बैठा है, उसे कहानी सुनाओगे या फिर मूवी दिखाओगे या उसे कहीं मैदान में लेके चलोगे? कहीं भी रोचक बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों को दोनों को उसके लेके चलते हैं, यानी कि उसके जो क्षेत्र हैं उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ता है। यानी कि टीचर को ये सराउंडिंग यानी अपने जो कक्षा का वातावरण है वो उपयोगी और रोचक बनाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। अगर आप टीचर हो, आप कहीं पढ़ा भी रहे होगे अपने, चलिए मैं ये कह देता हूँ कि आप पढ़ा ही नहीं रहे, आपका घर का बच्चा है और उसे वो बोर हो रहा है घर में बैठे बैठे, तो आप क्या करेंगे? उसे या तो फ़ोन में मूवी दिखाएंगे या फिर उसे कहीं घुमाने ले जाएंगे। तो आप उसका जो घुमाने, जैसे ही उसके घुमाने लेके जाएंगे बच्चे को, तो उसके देखिए जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, खुश हो जाएगा वो, और उसे सीखने की एक तरह से जो चीज़ें। और कहीं मान लीजिए आप ताजमहल घुमाने ले गए, ताजमहल में वो बच्चा जाके कह रहा है पापा ये किसने बनवाया है, क्यों बनवाया है? तो ये सब चीज़ें भी सीखने में, छात्र को सीखने में बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट मिलेंगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आपको रोचक और उपयोगी रोचक बनाने की बात शिक्षक को इम्पोर्टेंट है, यानी कि आकलन में इम्पोर्टेंट मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखते हैं। चिंतन की दृष्टि से बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो वो आपको पता है तार्किक चिंतन है। तार्किक चिंतन इम्पोर्टेंट होता है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और तार्किक चिंतन। देखिए तार्किक चिंतन इसलिए होता है वो तर्क करके चीज़ों को सीखता है कि ये क्यों है, किस लिए है, तर्क जब। और तर्क चिंतन का जो ये है, ये कौन सी एज में आता है? अब मुझे ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैंने कल और परसों की क्लास में भी आपको बताया है कि यानी 1 और 2 क्लास में भी आपको तार्किक चिंतन के बारे में बताया है। तो तार्किक चिंतन में आपको पता ही है बच्चा क्या करता है। तार्किक चिंतन में जो मैंने अभी एक आपको ऐड बताया था, यानी कि बॉलमिटे वाला ऐड, आपको पता ही है। ये बॉलमिटे वाले ऐड में काजोल का जो चाइल्ड दिखा रखा था वो ये पूछता है कि मम्मी फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, यानी कि फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं। तो उसने तर्क किया और तर्क के आधार पर उसे चिंतन हुआ कि मुझे ये बताओ कि 30 और 31 दिन होते हैं पूरे साल में, किसी भी दिन को लेके चले, और फरवरी में 28 या 29 दिन ही क्यों होते हैं। तो उसने तर्क किया और तार्किक चिंतन उसका क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ चिंतन माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो खिलौने को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? ये नहीं वो पागल है, या फिर ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि इसके अंदर क्या है। और ख़ासकर लाइट वाले खिलौने को देखेंगे आप कि जो लाइट वाला खिलौना होगा या चलने वाला, ऑटोमेटिक चलने वाला खिलौना होगा, उसे ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे बच्चे। अपने घर में आपका जो छोटा बच्चा हो उसके ऊपर ये उसे एक खिलौना ला के दीजिए लाइट वाला, और वो चलता भी हो, तो उसको 4 दिन में या 2-3 दिन में ही वो तोड़ के ये देखना चाहेगा कि इसके अंदर क्या है, क्यों चल रहा है, कैसे लाइट जल रही है, किस तरह से जल रही है। चाहे वो तोड़े फोड़े या फिर वो खोल के देख दे, उसके अस्थि पिंजर सारे निकाल के ये देखेगा कि इसमें चल कैसे रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रही है, क्यों जल रहा है, ये सारे प्रश्न उसके अंदर आ जाएंगे। जो प्रश्न हमें करने चाहिए आज के टाइम पे, क्यों हमें सीटेट पास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वो जो छोटा बच्चा है वही रणनीति अपनाता है। क्यों लाइट जल रही है इसमें, क्यों चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या चीज़ें। अब छोटे बच्चों को आप फ़ोन ला के देते हैं जो जिसमें गाने बजते हैं, तो वो गाने घुमा फिरा के दिखेगा कि गाने कहाँ से बज रहे हैं, कौन से बटन दबाने से गाने बज रहे हैं, सारे बटन दबाएगा, फिर घुमा के देखेगा कैसे गाने बज रहे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्यों आवाज़ आ रही है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से तार्किक चिंतन का ही काम करते हैं, यानी कि तार्किक चिंतन इम्पॉर्टेंट है। कल्पनात्मक चिंतन तो बच्चे को जब कहानी सुनाते हैं तो वो कल्पना की दुनिया में खो जाता है, कल्पनात्मक चिंतन इम्पॉर्टेंट है। पर तार्किक चिंतन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तार्किक चिंतन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? स्त्री का हस्तलेख पुरुष की अपेक्षा अच्छा होता है। तो ये जो यानी कि ये कह रहा है स्त्रियों का हस्तलेख पुरुष की अपेक्षा क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, ये कहा गया है। अब ये जो चीज़ आती है ये कहीं ना कहीं भेदभाव वाली भावना भी उत्पन्न कर रही है, पर इन सब चीज़ों से कम कर रही है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये केवी में पूछे जाते हैं। जब आप केवीएस एनवीएस में टीचिंग की तैयारी करते हैं तो और पेडागोजी वाला पार्ट होता है तो वहाँ पे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरह उलझा देगा कि आप वहाँ पे बैठने जब पेपर देंगे तो आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपना थोड़ा सा जो प्रीवियस क्वेश्चन की नॉलेज होती है वो लगाई जाती है। ठीक है, अगर आप ये लेके चलेंगे कि गणित स्त्री गणित तथा तर्क की योग्यता में पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी दिक्कत देगा। तो ये सारी चीज़ें भेदभाव करते हुए भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षक को निम्न में से कौन से कार्य करने चाहिए? तो देखिए, शिक्षार्थी के फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वह बेहतर ढंग से कार्य कर सके। क्यों कार्य कर सकते? फीडबैक वाली बात आती है। फीडबैक वाली कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यानी कि फीड बैक वाली जब बात आती है तो हम ये लिखिए, चलिए इसे भी लिख देता हूँ मैं हिंदी में भी। फीडबैक वाली जब बात आती है तो ये हम इसलिए लेते हैं बच्चे से कि फीडबैक उस जो टीचर को ये भी पता चल जाए कि स्टूडेंट का नज़रिया क्या है। आप अपने स्टूडेंट से, यानी कि 50 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, 40 स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उनसे कहिए कि अगर आपको एक दिन के लिए क्लास में मॉनिटर बनना हो या फिर आपको बच्चों की कॉपी चेक करनी हो, क्लास को निर्देशित करना हो, तो आप क्या क्या करेंगे? तो जब आप उनसे लेंगे फीडबैक लेंगे कि ये मैं ये करूँगा जी, मैं ये करूँगा, तो ये सब चीज़ें आपको फीडबैक के तौर पर मिल जाएंगी। भाई बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं कि फीडबैक अच्छा भी देते हैं और बहुत सारे बच्चे नॉर्मल आपको फीडबैक देके, जब फीडबैक आपको मिलेगा शिक्षार्थियों से यानी कि स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट से जब फीडबैक मिलेगा और फीडबैक का बहुत बड़ा रोल रहेगा। भाई चीज़ें जब टीचर आप बनते हैं तो चीज़ें आपको उसी वे में लेके चलनी पड़ती है। ये नहीं कि टीचर का रोल है कि गए कक्षा में और 40 मिनट 45 मिनट पढ़ा के आ गए, वो रोल नहीं है टीचर का। कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में क्या आज के परिवेश में यही बना है कि गए 40-50 मिनट पढ़ाया और नहीं पढ़ाया तो उसे कूटो पीटो और आ जाओ। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो पहली बात तो आप मारने पीटने की बात छोड़ दीजिए, और अगर आप अच्छे प्रदर्शन करके अपने अच्छी टीचिंग अपनी इफ़ेक्ट करते हो या इफ़ेक्टिवनेस उसमें लाते हो तो आपका बच्चा कभी भी आपके क्लास में शोर नहीं करेगा, मारने पीटने की नौबत नहीं आएगी और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ों का ध्यान रखिए कि टीचर जो होता है अपनी क्लास में खुद डिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है, खुद उसको इफ़ेक्टिवनेस कर सकता है, खुद उसको 0 से लेकर 100 तक पहुंचा सकता है। टीचर के हाथ में टीचर के बिहेवियर होता है। टीचर की जो अगर साइकोलॉजी आप पढ़ें, अगर ढंग से आपने साइकोलॉजी पढ़ ली, यानी कि बीएड में, मैं सिर्फ बीएड की बात कर रहा हूँ, आगे जाके कुछ नहीं पढ़ना। बीएड में आप साइकोलॉजी पढ़ लो ढंग से। अगर अच्छी बुक हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कहता हूँ, मानव पढ़ लो। मानव की किताब अगर पढ़ लोगे, भले ही वो इतनी मोटी किताब है, अगर उसे ही पढ़ लोगे आप तो साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। हिंदी स्टूडेंट, इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताब है, हिंदी में जब आप इस मानव को ही पढ़ लोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा, और उस चीज़ को व्यवहार में भी ले आओ। यानी कि बीएड की जब आप क्लास कर रहे हो या बीएड की जब आप क्लास में जा रहे हो तो वहाँ जाकर खड़े होकर पढ़ाने की कोशिश करिए। बहुत से बच्चे हैं कि पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, और कोशिश नहीं करते, फिर जब एज ए टीचर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उन्हें हिचकिचाहट होती है कि 40 बच्चों के सामने मैं कैसे पढ़ाऊँ और कैसे पढ़ाऊँ। एक यानी कि 4 बेंच है, मतलब 4 रो है,
तो 4 रो में से ये वाला बच्चा क्या कह रहा है, ये वाला बच्चा क्या कह रहा है, सर मुझे ये करना है, ये करना है, आपका नाम क्या है। तो इस तरह से बच्चों को प्रदर्शन करने की आप में कला नहीं होती और वो दिक्कत करती है आगे जाके। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ भी ये होता है कि बीएड में यहाँ से पास आउट हुए, उनकी जॉब भी लग गई और जॉब लगने के बाद फिर वो ये कहते हैं आकर कि मैं कक्षा में गया यानी क्लास में गया और 40 बच्चे थे, 45 बच्चे थे, सर बहुत शोर करते हैं। इस तरह की बात अटपटी लगती है। क्यों अटपटी लगती है? क्योंकि वो टीचिंग करने गए ही नहीं। जो 3 महीने की टीचिंग है और 1 महीने की पहले साल, वहाँ टीचिंग करने गए ही नहीं। और टीचिंग करने गए नहीं तो उन्हें सराउंडिंग नहीं मिला। सराउंडिंग नहीं मिला तो वो उस परिवेश से जूझ कर नहीं गए हैं, यानी कि आगे तक नहीं गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी बात आपको बता दी गई। लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को समझने का प्रथम सबसे पहला क्या है? यानी सीधे सीधे ये व्यक्तिगत भिन्नता, गेटल की बात कर रहे हैं तो यानी कि आपको इसका आंसर बता दिया। व्यक्तिगत भिन्नता आपको बताया, ये कई बार बताया। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नता सभी व्यक्ति अलग होते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति में भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। यानी कि ए व्यक्ति अलग होगा, बी व्यक्ति अलग होगा, सी व्यक्ति अलग होगा, डी व्यक्ति अलग होगा। एक ही क्लास में बैठे हैं भले ही, पर एक अलग, बी अलग, सी अलग, डी अलग, ये सारे व्यक्ति अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, जो ये क्वेश्चन थे आज, यानी 25 क्वेश्चन थे और इनका कॉन्सेप्ट था, ये आपने समझ लिया। इसी तरह का आपको कॉन्सेप्ट मिलता चल जाएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिल जाए। सीटेट की जो वीडियो आ रही हैं वो मिलते चल जाए। सीडी भी चल रहा है, ईवीएस भी होगा शुरू और एसएसटी भी होगा, ये आपको सारे मिलते चल जाएंगे। देखिए मैं अब जो हूँ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि आपको घास फूस ए टू जेड सब कुछ पढ़ाना शुरू कर। यानी कि सीटेट में आपको जो सब्जेक्ट में आपको मैं दे सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ अपना माइंड के अकॉर्डिंग, वो है ईवीएस और एसएसटी। अब बहुत से टीचर हैं साइंस को भी लिख देंगे उसमें कि साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, मैथ को भी पढ़ा रहा हूँ, और मैथ को क्या पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बढ़ा के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बढ़ा के छोड़ने वाली चीज़ नहीं है सीटेट, उसमें समझने वाली भी चीज़ है। भले ही आप यूपी टेट और सीटेट में, स्टेट टेट में आप क्वेश्चन बढ़ा के तक जाम चल जाएगा, पर यहाँ पर जब आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो काम नहीं चल पाता। यानी कि चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ आप सीटेट के इस पड़ाव पर चीज़ों को सीख जाएंगे तो आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप टीचिंग की तैयारी करेंगे, यानी टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नई नई वीडियो मिलती चल जाए। सीटेट का और एग्ज़ाम आपको पता ही है, दिसंबर के आखिरी में और जनवरी की शुरुआत में, जैसे पिछली बार हुआ था दिसंबर के आखिरी में और जनवरी की शुरुआत में एग्ज़ाम होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।